लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 61 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लेकिन भूचाल आते आते रह गया। ज्वालामुखी का भीषण विस्फोट होते होते रुक गया। जुगनू अकस्मात ही बीमार पड़ गया। घोर परिश्रम, अनियमित जीवन और गहरे मानसिक उद्वेग ने उसके रोग को संक्रामक रूप दे दिया। चिकित्सकों ने उसे टाइफाइड करार दिया। अब एक तरफ चुनावों की धूम मची हुई थी, दूसरी ओर जुगनू अपनी शैया पर छटपटा रहा था। उसके चारों ओर आदमियों की, सेवकों की, परिचारिकों की कमी न थी, पर आज वो जीवन में पहली ही बार एक नारी स्पर्श के लिए छटपटा रहा था। ये स्पर्श की भूख उसकी काम वासना की भूख से पृथक थी। वो अर्ध जागृत स्वप्न देखा करता कि शारदा से उसका ब्याह हो गया है और वो उसका सिर गोद में लिए बैठी सहला रही है। आंखें बंद करके वो देर तक इस कल्पना को साकार करता रहता था। आज नारी को आत्मसात करने के लिए उसका संपूर्ण पौरुष हाहाकार कर रहा था। अब उसे नवाब अच्छा नहीं लग रहा था। विद्यासागर की बातें भी उसे नहीं सुहाती थीं। चुनाव की तिकड़म और सफलताओं के प्रति वो उदासीन था। उसे इस समय चाह थी एक नारी के कोमलतम अस्तित्व की, जिसे वो पूर्णतया अपना सके। पद्मा, शारदा, गोमती, श्रीमती बुलाकी दास और भी जिनसे उसका परिचय हुआ था, दिन रात में हजारों बार आ जाकर उसकी मानस मूर्ति के आगे नाचती रहती थीं और वो उनमें भाव विमोहित सा अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ा छटपटाता रहता था। बहुधा वो सोते सोते चौंक कर चीख उठता। बहुधा उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो छटपटाता था, वो बड़बड़ाता था। डॉक्टर खन्ना उसे एक दो बार देखने आए। चिकित्सा कई डॉक्टरों की चल रही थी। वो चिड़चिड़ा हो गया था और बहुत जल्द उत्तेजित हो जाता था। कभी कभी तो उसे काबू में करना भी दूभर हो जाता था। राधे मोहन ने इधर अरसे से जुगनू से मुलाकात नहीं की थी। अपनी दावत के सहारे एक दो बार वो उससे मिलने भी आया, पर जुगनू काम में इतना व्यस्त था कि वो उससे ठीक ठीक बातें भी न कर सका। अब जो उसने अचानक जुगनू के बीमार होने की खबर सुनी तो वो ताबड़तोड़ उससे मिलने उसके मकान पर आ पहुंचा। जुगनू गुमसुम पड़ा हुआ था। उसकी ये हालत देखकर राधे मोहन द्रवित हो गया। उसने कहा, ये क्या भाई साहब, आपने मुझे खबर भी नहीं दी। यहां आप अकेले पड़े हैं, ये हालत कर ली है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको यहां अकेले कैसे छोड़ सकता हूं। मेरी पत्नी ने जब सुना तुरंत मुझे भेजा कि तुम्हें ले ही आऊं। जुगनू के मन में एक बिजली सी कौंध गई। एक सुखद अनुभूति ने उसे जैसे आह्लादित कर दिया। भूली हुई गोमती की अलहड़ता, अपने से अज्ञात सी मूर्ति उसे याद हो आई। उसके घर जाने से तो उसका रात दिन का सामना रहेगा। जुगनू बीमार था, अशक्त था, लेकिन वासना का संबंध तो उसके जीवन से ही था। वो कुछ उत्तर न देकर चुपचाप पड़ा छत को ताकता रहा। राधे मोहन ने फिर कहा, क्यों, आप सोच क्या रहे हैं? आपको अवश्य मेरे यहां चलना पड़ेगा। परंतु भाई, तुम्हारा घर छोटा सा है, तुम्हें असुविधा होगी। मैं भाभी को कष्ट नहीं देना चाहता। अच्छा हो जाऊंगा, कभी कभी देख जाया करो। ये नहीं होगा, मैं भूख हड़ताल कर बैठूंगा। घर छोटा है तो क्या हुआ, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। जुगनू का मन था तकलीफ हो भी तो भी चलना चाहिए। वो आधे घूंघट से झांकता हुआ, लाज भरा मुख, वो सहज सलज्ज मुस्कुराहट और शोभा आंखों के सामने रखने योग्य है। बहुत हुज्जत हुई और जुगनू राजी हो गया। राधे मोहन प्रसन्न होकर चला आया। सुबह मैं आपको ले चलूंगा, वो ये कहता गया। निस्संदेह उसका ये आग्रह मूर्खतापूर्ण था। प्रथम तो उसका घर बहुत ही छोटा था, दूसरे जुगनू से उसका इतना घनिष्ठ संबंध ही नया था, तीसरी उसकी आय सीमित थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी झूठ मूठ ही पत्नी का नाम ले बैठना। घर पहुंचकर उसने पत्नी से चर्चा की। सुना तुमने, भाई साहब बहुत बीमार हैं। कौन भाई साहब? अजी वही मुंशी, उस दिन तुमने जिनकी दावत की थी। तुम्हारा बना हुआ मूंग की दाल का हलवा अब तक उनकी जीभ पर है। गोमती ने कहा, क्या हुआ उनको? डॉक्टर कहते हैं मियादी बुखार है, बहुत कमजोर हो गए हैं बेचारे। सुबह उन्हें यहां लाना है। यहां क्यों लाना है? तो क्या उन्हें वहीं पड़ा रहने दूं? वहां कौन देखने वाला है उनका? तो हमने उनकी देखभाल का ठेका लिया है। उनके सगे संबंधी होंगे, वे उनकी देखभाल करेंगे। यही तो मुश्किल है, बेचारे का सगा संबंधी कोई नहीं, सब खाने वाले हैं। तो हम इससे क्या, बहुत लोग शहर में बीमार पड़ते हैं, हमारे यहाँ कोई अस्पताल है। घर के आदमी के लिए अस्पताल की क्या बात है?
वो घर के कौन है, भाई या भतीजे? कैसी बातें करती हो भाई तुम। कभी कभी तो पूरी निष्ठुर बन जाती हो। इतनी दया माया भी तुम में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल पत्थर हूं। लेकिन तुम उसे मेरे घर में नहीं ला सकते। औरत की अक्ल भैंस की तरह होती है। दो लठ लगे कि ठीक हुई, तो लठ भी मार लो। कहता हूं कि मेरे सामने जिद न किया कर, पर मैं उस मुर्दे को घर में ना आने दूंगी। अच्छा तमाशा है, दुनिया भर के मुर्दे मेरे ही घर में चिता जलाएंगे। बड़ी जबान चलाती है कैंची सी, कहीं नाक काट कर न फेंक दूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे ही शूरवीर हो, औरत की नाक जरूर काटो। सेवा करती हूं, घर गृहस्थी उठाती हूं, खाना बनाती हूं, झाड़ू बर्तन करती हूं, इतनी गुलामी करती हूं। ये मेरा कसूर तो है ही। नाक काटने से क्या होगा, गला काट कर झगड़ा खत्म करो। मैं उसे जबान दे आया हूं, लाऊंगा जरूर। सुख दुख में आदमी ही आदमी के काम आता है। फिर बड़ा आदमी है, एक एहसान के 10 बदले चुकाएगा, ये भी तो सोचो। सोच लिया, उसे तुम यहां नहीं ला सकते। लाऊं तो तू क्या करेगी? मायके चली जाऊंगी। सो 10 बार चली जा। तो पहले मुझे मायके भेज दो, तब लाना दुनिया भर के उठाई गिरों को। जबान संभाल कर बोल। बहुत विवाद हुआ, कड़वा मीठा खट्टा चरपरा नर्म गर्म। अंत में रोते रोते गोमती ने कहा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, उसे मेरे घर मत लाओ। परंतु औरत का विरोध निष्फल रहा। दूसरे ही दिन जुगनू का बिस्तर घर के बड़े कमरे में लग गया। पति पत्नी को रसोई घर में सोने को छोड़ दूसरा चारा न रहा। गोमती ने जुगनू के लाने का विरोध तो इतना तीव्र किया था, परंतु जुगनू के घर में आने पर उसकी सेवा तन मन से की। वो उसके माथे और पैर के तलुओं पर घी की मालिश करती, बालों में तेल डालती, मलमूत्र के बर्तन साफ करती, तुरंत चाय बनाकर देती, यत्न से दवा पिलाती। राधे मोहन 10 बजे स्कूल चला जाता। तब से अपराह्न तक दोनों ही आदमी अकेले घर में रहते। 2-4 दिन जुगनू गुमसुम पड़ा रहा। औषध पथ्य पानी जब उसे गोमती देती चुपचाप ले लेता। बहुधा वो चुपचाप पड़ा छत को ताकता रहता। कभी कदाच सुबह शाम मिलने वाले आते, पर डॉक्टरों ने मिलना मिलाना बंद कर दिया था। सिर्फ विद्यासागर प्रतिदिन सुबह आता, बहुत आवश्यक बात कह जाता। नवाब कभी कभी शाम को आता। डॉक्टर खन्ना और लाला बुलाकी दास भी कभी कदाच आते, परंतु इनकी दोपहरी बहुधा एकांत ही में व्यतीत होती। 3-4 दिन बीतने पर भी जुगनू ने गोमती से कोई बात नहीं कही। रोग अब काबू में आता जा रहा था और जुगनू अपनी आवश्यकता की एक आध बात कह देता था। एक दिन दोपहर के बाद जब जुगनू गहरी नींद सोकर उठा, उसका मन हल्का था। उसे जगा हुआ देख गोमती दूध का प्याला लेकर आई। उसे चम्मच से दूध पिलाना पड़ता था। धीरे धीरे उसने दूध पिलाया, गीले तौलिए से मुंह साफ किया। इस समय उसके मुख की सांस जुगनू अपने मुंह पर अनुभव कर रहा था। उसकी एक आध लट भी लटक कर जुगनू के माथे पर घूर रही थी। दूध पीने पर वो कुछ देर गोमती को एकटक देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, भाभी। गोमती उसकी चारपाई पर झुकी। जुगनू ने कहा, बड़ा कष्ट दे रहा हूं भाभी, तुम न संभालती तो मैं जिंदा न बचता। ऐसी बात क्यों करते हो? गोमती ने बड़े संकोच से कहा। वो हटने लगी तो जुगनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। तकिए के नीचे से पर्स निकाल कर कहा, इसे रख लो भाभी। ये क्या है? जो भी कुछ है तुम रख लो। गोमती ने पर्स खोलकर देखा, नोटों से भरा था। उसने कहा, ना, मैं नहीं ले सकती। तुम्हें मेरी कसम भाभी, मुझे मरा ही देखो जो ना करो। वाह, कसम क्यों देते हो? अच्छा, उनसे पूछूंगी। ना, भाई से मत कहना, वे समझेंगे कि उनके प्रेम का मूल्य चुका रहा हूं। पर यह बात नहीं है। ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? भाभी, मैं जानता हूं तुम लोगों की थोड़ी आय है, खर्च की तंगी है। इतने खर्च का भार कैसे सह सकती हो? तो घर के आदमी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जब घर का समझती हो तो इसे रख लो, दूसरी बात क्यों सोचती हो? गोमती के हाथों में पर्स था और पर्स से भरा हुआ हाथ जुगनू की मुट्ठी में था। मुट्ठी कांप रही थी और गोमती का हाथ भी पसीने से भीग गया था। उसने कहा, नाना रहने दो, अब तो कसम लग चुकी है, ना लोगी तो मैं मर जाऊंगा। राम राम, ऐसी बात कही जाती है? तो मुझ दुखी को दुखी मत करो, चुपचाप रख लो और भाई साहब से मत कहना। गोमती ने और हठ नहीं किया, पर्स लेकर चली गई। इस समय उसका सारा शरीर पीपल के पत्ते की भांति कांप रहा था। क्यों भला? अब इस क्यों का उत्तर अपने मन से पूछिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 61, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।